जापान, वो देश जिस पर 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए गए। ये वो देश है जिसने दोनों वर्ल्ड वॉर्स लड़ी और अपनी इकोनॉमी का सारा पैसा वॉर्स में बहाया, अपनी मैन पावर को वॉर्स में झोंक दिया, पर फिर भी कुछ ही दशकों बाद एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में उभरा। और ऐसे ही साउथ कोरिया, जिसमें बहुत तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और वो आज एक डेवलप्ड कंट्री। और साउथ कोरिया के पास ना ही कोई एग्रीकल्चरल लैंड, ना ही कोई नेचुरल रिसोर्सेस और ना ही एक बड़ी मैन पावर थी, और फिर भी आज वो एक सुपर रिच कंट्री है, ना कि एक पुअर कंट्री। और एक तरफ हमारा देश भारत, जिसने ना ही कोई वर्ल्ड वॉर लड़ी, हाँ हमने ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश आर्मी अपनी आर्मी सेंड करी थी, पर हमारी धरती पे कोई भी वॉर नहीं लड़ी, ना ही किसी कंट्री ने हमारे देश पे हमला करा। जापान ने अंडमान एंड निकोबार पे अटैक जरूर करा था, पर मेनलैंड इंडिया पे किसी भी कंट्री ने वर्ल्ड वॉर के समय कोई अटैक नहीं। और हमारे पास दुनिया वन ऑफ द बेस्ट एग्रीकल्चरल लैंड और बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज होने के बावजूद हम डेवलप्ड कंट्रीज जैसे जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, जो कि उस समय एक बहुत ही पुअर कंट्री हुआ करते थे, हम उनसे आज बहुत पीछे। ना इन कंट्रीज के पास कोई इतना बड़ा एडवांटेज था जो हमारे पास था। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी वन ऑफ द बिगेस्ट मैन पावर थी, हमारे पास एक बहुत ही ग्लोरीफाइंग हिस्ट्री थी, हमारे पास एक बहुत ही अच्छी एग्रीकल्चरल लैंड थी, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज थे, पर फिर भी आज हम टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में इन कंट्री से इतना पीछे हैं कि अगर हम 30-40 साल भी लगा दें फिर भी हम इनकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। अगर हम आज किसी से पूछें कि भारत के इस पिछड़ेपन का कारण क्या है, तो वो सारा दोष ब्रिटिशर्स पर डाल देगा। और शायद आप लोगों का भी यही मानना होगा कि ब्रिटिशर्स की वजह से आज हम इतने गरीब हैं। हाँ, ये बात सच है कि ब्रिटिशर्स ने हमारे देश को बहुत लूटा, हमें पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स ने बर्बाद कर दिया। कुछ एस्टिमेट के हिसाब से इंडिया से लगभग 43 ट्रिलियन डॉलर्स लूटे गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा। और मॉडर्न इंडिया की गरीबी का कारण ब्रिटिशर्स नहीं है, क्योंकि हमें ऑलमोस्ट 75 ईयर्स हो चुके हैं आजादी नहीं हुई, और इतनी टाइम पीरियड में जीरो से स्टार्ट करके एक डेवलप्ड कंट्री के सफर को आसानी से पूरा करा जा सकता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है साउथ कोरिया और सिंगापुर। और इवन हम अपने आसपास देखें तो बांग्लादेश जैसे कंट्री जिसको हमने स्वतंत्र कराया था, वो आज जीडीपी पर कैपिटा में हमसे आगे निकल चुका है। और ये शर्मनाक बात नहीं है तो क्या है? मेरे हिसाब से इंडिया की एक्सट्रीमली स्लो प्रोग्रेस, बिकॉज हम 75 ईयर से एक डेवलपिंग कंट्री ही हैं। उसका कारण है हमारे स्टार्टिंग के लीडर्स जैसे कि महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और भी काफी सारे प्रोमिनेंट लीडर्स, और यूएसएसआर। हमारे देश के स्टार्टिंग के पॉलिटिकल लीडर्स जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और भी काफी सारे प्रोमिनेंट लीडर्स एक सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, जिसकी वजह से बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज को देश में नेशनलाइज करा गया। और एक कंपनी के नेशनलाइज होने के बाद उसके साथ क्या होता है ये तो सभी जानते हैं कि उनको पॉलिटिशियंस का लालच और करप्शन लीड होता है। एयर इंडिया इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, बिकॉज 1950s के टाइम पे एयर इंडिया दुनिया की बेस्ट एयरलाइंस में गिनी जाती थी, बट 1953 में उसे नेशनलाइज करने के बाद करप्शन और पुअर मैनेजमेंट की वजह से एयर इंडिया को एक प्रॉफिट मेकिंग, एक सक्सेसफुल कंपनी से एक लॉस मेकिंग और एक लो रेपुटेशन वाली कंपनी में तब्दील कर दिया गया। नेहरू जी इंडिया को एक हद से ज्यादा शांतिप्रिय कंट्री बनाना चाहते थे, जो कि गलत नहीं है, पर जिस तरीके से उन्होंने इस चीज को अप्लाई करा वो चीज ठीक नहीं थी। जैसे कि एक पाकिस्तान जैसे एक टेररिस्ट नेशन के साथ उन्होंने एक सॉफ्ट स्टैंस रख के एक बहुत बड़ी गलती करी थी। अगर वो पाकिस्तान जैसी टेररिस्ट नेशन के साथ एक कड़ा स्टांस रखते तो पाकिस्तान शायद हम पे बार बार हमला करने की हिम्मत ना करता और हमें अपनी इकोनॉमी का बहुत सारा पैसा अपने जवानों की जानें ना देनी पड़ती। इंडिया और रशिया की आइडियोलॉजी सेम होने की वजह से हमारा झुकाव रशिया की तरफ ज्यादा था। अब कहने के लिए तो हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को फॉलो करते थे, उसका मतलब है कि हम दोनों ही सुपर पावर्स, ना ही यूएसएसआर और ना ही यूएसए की तरफ अलाइन होंगे, हम बीच में रह के चलेंगे। बट आइडियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज होने की वजह से हम यूएसएसआर की तरफ ज्यादा झुके हुए थे, और जिसकी वजह से हम वेस्टर्न वर्ल्ड से काफी समय तक डिस्कनेक्टेड थे, और जिसका हमें बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ, बिकॉज उसकी वजह से हम वेस्टर्न वर्ल्ड से काफ़ी हद तक ट्रेड नहीं करते थे, डिस्कनेक्टेड रहते थे, और इंडिया का ज़्यादातर ट्रेड यूएसएसआर से ही होता था, जिसमें हमें लॉस ही सहना पड़ता था। और जब कोई कंट्री एक यूरोपियन कंट्री के साथ ट्रेड करता है तब ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वो उसे एक्सपोर्ट ज़्यादा करेगा इम्पोर्ट के मुकाबले, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन के पास परचेजिंग पावर काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ की पॉपुलेशन को प्रोडक्ट चाहिए तो वो ज़्यादा परचेज करते हैं।
एक डेवलपिंग नेशन के सिटीजन के मुकाबले। और अगर हम चाइना को देखें तो वो डेवलप वेस्टर्न नेशन के साथ ट्रेड करके ही अमीर हुआ है, बिकॉज उनका जीडीपी पर कैपिटा बहुत ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा परचेज कर पाते हैं वहाँ के सिटीजन्स। सोवियत यूनियन यानी रशिया को हमारे देश में एक मसीह की तरह देखा जाता है और इंडिया के एक बेस्ट फ्रेंड की तरह देखते हैं लोग, बिकॉज रशिया ने हमें 1971 की वॉर में अपने न्यूक्लियर सबमरीन्स बेच के हमारी मदद करी थी। ये बात सच है कि रशिया अगर हम उस समय हमारी मदद नहीं करता तो हमें बहुत सारी ह्यूमिलिएशन फेस करनी पड़ती और शायद अपना बहुत सारा लैंड भी पाकिस्तान को लूज करना पड़ता। पर इसका ये मतलब नहीं है कि रशिया और वहाँ के लोग इंडिया के बारे में बहुत अच्छा ही सोचते हैं। बिकॉज अगर आप 1971 की वॉर के बाद देखो तो रशिया पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे। हमारी गवर्नमेंट रशिया की कठपुतली बन गई थी एक टाइप से। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे रशिया का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। 1980s के टाइम पर केजीबी जो इस सोवियत यूनियन की खुफिया एजेंसी थी, वो इंडियन पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई थी कि पॉलिटिशियंस को बहुत सारा पैसा आता था वहाँ से, ताकि कम्युनिज्म और सोशलिज्म की आइडियोलॉजी स्ट्रेंथन करा जा सके इंडिया में, जो कि इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट था। बिकॉज आप खुद ही सोचो, एक दूसरे देश की खुफिया एजेंसी आपकी कंट्री में इतने बड़े लेवल पे ऑपरेट कर रही है और उसे रोकने वाला कोई नहीं है, बिकॉज पॉलिटिशियंस तो 2 दिन में पैसा भर के बैठे हैं। उनका देश के लिए कितना बड़ा खतरा है, क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। दे कैन डू एनीथिंग। और हम जो आज हैं उसकी सबसे बड़ी वजह है 1991 का लिबरलाइजेशन, जिसका क्रेडिट जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह। शायद अगर वो इकोनॉमी को लिबरलाइज ना करते तो आज हमारा हाल वही होता जो 1990s के टाइम पे था। उस समय कंपनी ज़्यादा बड़ी होने से भी डरती थी, क्योंकि उन्हें फिर पॉलिटिशियन को बहुत सारी घूस देनी पड़ती थी। पॉलिटिशियंस पूरी तरीके से खा जाते थे कंपनीज को पैसा ले लेके। और शायद अगर हम रशिया पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट ना होते तो हम पहले ही इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ला सकते थे। हम 1991 से पहले ही इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अपनी कंट्री में इंट्रोड्यूस कर सकते थे, बिकॉज हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज जो रही थी वो इंडिया में फेल ही करी थी। वो इंडिया में बुरी तरीके से फेल हुई थी, क्योंकि अगर पॉवर्टी रेट को देखें और इंडस्ट्रियलाइजेशन को देखें इंडिया में, तो वो बहुत ज़्यादा स्लो स्पीड से हुआ था और पॉवर्टी बहुत स्पीड से बढ़ी थी। इसका मतलब ये था कि इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हमने अप्लाई करी थी इंडिपेंडेंस के बाद, वो इंडिया के लिए फ़ायदेमंद नहीं थी। हमें चेंजेस की ज़रूरत थी, पर रशिया पे डिपेंडेंट होने की वजह से हमने वो पॉलिसीज चेंज नहीं करी थी, हमने अपने इकोनॉमी को ओपन नहीं करा था। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।